नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बदहाल स्वच्छता, बढ़ते प्रदूषण, समाप्त होती हरियाली को लेकर शहर के युवाओं ने नगर में बनी दीवारों पर वॉल पेंटिंग बनाकर जनता को जागरूक करने का साहसिक निर्णय लिया। इसी क्रम में नगर के रोडवेज बस स्टेशन पर लिखा स्लोगन धरती माँ एक मंदिर है, नहीं ये कूड़ेदान काफ़ी चर्चित हो गया। जी, मेरा नाम देवांशी यादव है। हमने एक टीम बनाई है बच्चों ने मिलकर, जिसका नाम है टीम एम्पावर एटा, जिसके अंदर हम लोगों को अवेयर करते हैं रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, कि अपने आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखें, क्योंकि जो अभी हमारा करेंट पैंडेमिक चल रहा है जैसे कि कोरोना वायरस, उससे भी लड़ने में हमारी हेल्प होगी। तो हम वॉल पेंटिंग्स के ज़रिए, एक तो हमारे दो मोटिव है कि हम अपने शहर को अट्रैक्टिव और सुंदर बना रहे हैं, दूसरा ये कि स्वच्छता के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो लोग आते हैं, रिस्पांस मिलता है, तो लोगों को लगता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय कार्य है और अप्रिशिएट भी करते हैं हमें। हम अभी पेंटिंग्स बना रहे हैं, हमने काफ़ी जगह पेंटिंग्स बना चुके हैं। अभी हम लिख रहे हैं प्रोटेक्ट अर्थ, मतलब कि हमारी अर्थ की आप प्रोटेक्ट करिए, जैसे कि जिसमें हम दिखा रहे हैं कि पॉल्यूशन भी बहुत होता है, उस चीज़ से हमें कम करना चाहिए, और सेव वाटर एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो हमने एक बस स्टैंड पे बनाई है जिसमें हमने लिखा है धरती माता एक मंदिर है, कूड़ादान नहीं। और भी पेंटिंग्स हमने बनाई है जैसे कि क्लीन सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम यू, कि अगर आप चाहेंगे तो हमारा शहर सुंदर बन सकता है। बस हमारा संदेश देना चाहती हूँ जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा मोटो है ये, कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आप चेंज ला सकते हैं, और ये पॉसिबल है। लोगों को बस ये चाहिए कि कोई उठ के आगे आए, और लोग साथ देते हैं फिर पीछे। अगर हम टीम बनाई है यूथ ने, क्योंकि यूथ में बहुत पावर होती है चेंज लाने की ऑब्वियसली, तो हमने जब ये टीम स्टार्ट करी है तो धीरे धीरे काफ़ी लोग आए। अभी हमारे पास मोर देन 45 मेंबर्स हैं हमारी टीम में। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अवेयर हों और इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें कि सफाई रखना अपने सिर्फ घर की आवश्यकता नहीं है, पूरे आसपास का वातावरण भी साफ़ रखना चाहिए। अभी इस प्रकृति बचाओ क्लब में 19 सहभागी हैं, जिनमें अधिकांश छात्र छात्राएं हैं। उनको इस कार्य की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने देश के नेतृत्व द्वारा आह्वान किया गया कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तभी नगर, प्रदेश और देश का विकास हो सकेगा। अभी ये संगठन सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव एनवायरनमेंट के स्लोगन जन जागरूकता के लिए नगर के विभिन्न क्षेत्रों में दीवार पर पेंटिंग बनाकर संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का ये अनूठा कदम काफ़ी चर्चित हो रहा है, और जल्द ही इस प्रकृति रक्षा के पुनीत कार्य में बड़ी संख्या में युवाओं का जुड़ाव होगा। छात्रा देवांशी और छात्रा प्रियदर्शी यादव ने इस मुहिम को कोविड-19 महामारी से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन बताया। वहीं अन्य बाहरी लोगों की नज़र में एटा को एक गंदगी से पूर्ण नगर की छवि से सुंदर और स्वच्छ नगर बनाने की मुहिम भी बताया है। मेरा नाम प्रियदर्शी यादव है। मैं MNIT इलाहाबाद की बीटेक स्टूडेंट हूँ और मेरा होम टाउन एटा है। पेंटिंग का कार्यक्रम हो रहा है, ये आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये पेंटिंग का कार्यक्रम बेसिकली इसलिए किया जा रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि एटा में कितना वॉल्स पड़ी है जो इतनी गंदी है। कहते हम सब लोग पॉइंट आउट करते हैं कि वो गंदा है, ये गंदा है, बट कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। तो हम लोगों ने बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया है टू चेंज आवर वॉल्स, टू चेंज आवर सिटी। कितने मेंबर हैं आपकी टीम? मेंबर्स तो अभी बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग ऐड हो रहे हैं अराउंड 90 हैं अभी फ़िलहाल। कहाँ पेंटिंग करी आपने? हमने यहीं से स्टार्ट किया है, आगे वाली वॉल पर किया है हमने एक पेंटिंग। और अभी पेंटिंग बनाई? वहाँ पर हमने बेसिकली कार्टून्स बनाए हैं, और अभी हम ग्रीनरी से रिलेटेड, टू सेव एनवायरनमेंट से रिलेटेड बना रहे हैं, और अभी जो बना है वो प्रोटेक्ट अर्थ का सिंबल डिनोट कर रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को बस यही संदेश है कि अगर आप लोग चेंज चाहते हैं तो उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए। जस्ट टू से कम एंड से कि कुछ अच्छा नहीं है एटा में, से कुछ नहीं होना है, बस आपको उसके लिए आके थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। दैट्स इट। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े एक युवक को आग के हवाले कर दिया गया। आग से वो 80% जल गया।
उसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसा है, बगल में मेरी तो दुकान है, मैं दुकान पे बैठा हुआ था, हल्ला जैसे ही हुआ और आग जैसे ही निकली तो हम बाहर निकल के आए तो यहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई थी। ये सारा पानी यहाँ पर ये उजाल वगैरह का काम होता है, तो ये लोग पानी का स्टॉक रखते हैं, तो इससे लेकर के वो बुझा दिया गया। और जो पीड़ित था राकेश प्रेमी, वो यहाँ से वो किसी ने इस तरीके से महसूस हो रहा है कि किसी ने फेंका है उसके ऊपर, तो वो लेकर के वो यहाँ से भागा है बाहर। यहाँ पे आग लग रही थी, इधर भी लग रही थी, इधर भी लग रही थी, तो चारों तरफ जो है यहाँ पे उजाल वालों के पानी से वो बुझाई गई। इसमें एक गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ है, इन्वर्टर की बैटरी भी है। क्या राकेश जी में भी आग लगी थी क्या? जी हाँ, ऐसा है। आपको बता दें कि आज दोपहर घंटाघर के पास सराफे की दुकान करने वाले राकेश कुमार का एक युवक से झगड़ा हो गया। इसी दौरान आरोपी ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया। घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। मौके पर लोग जुट गए। इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 80% जले युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण राजेश कुमार ने घटना स्थल का दौरा किया। देखिए, ये राजेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो घंटाघर में रहते हैं, थाना उत्तर क्षेत्र के। ये लगभग 100% जली हुई अवस्था में आए हैं और अभी इनका पूरा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और एमएलसी वगैरह की जाएगी। पूरी सूचना हम लोग भेज रहे हैं। अग्रिम इलाज के लिए हम लोगों ने इनको एडमिट कर लिया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकता है मेडिकल कॉलेज आगरा भेजना पड़ेगा। थाना उत्तर के कृष्णापारा में एक व्यापारी जो अपने दुकान पे बैठा था, उसके ऊपर एक व्यक्ति द्वारा थिनर डाल के उसको आग लगाई गई है, जिससे वो काफ़ी जल गया है, काफ़ी सीरियस है। तत्काल उसको अस्पताल लाया गया, फर्स्ट एड देके उसको अभी आगरा रेफर किया गया है। घटना के पीछे जो बताया जा रहा है, ये जो घायल व्यक्ति उसका नाम राकेश वर्मा है और इसके मौसेरे भाई, सगे मौसेरे भाई ने ही, जो राबिन नाम है जिसका, उसने ये घटना उसके साथ की है। राबिन वर्मा की पकड़ने के प्रयास हो रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी है और इसमें इनसे तहरीर लेके मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है। सर, घटना के 2 घंटे बाद तक अभी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे, क्या आखिर कारण रहे होंगे? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची है और ट्रामा सेंटर पे मेरे द्वारा भी पीड़ित से बात की गई है और इसमें तहरीर भी इनसे ली जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। 2:40 की घटना है सर, जिस तरह सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है उससे जब भी सूचना मिली है, जितने कम देरी में पुलिस पहुंच सकती है, पुलिस पहुंची। सर, घटना के पीछे क्या निकल के आ रहा है? क्यों तीर डाला? घटना के पीछे आ रहा है कि इनकी कोई आपसी रंजिश थी। दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, और एक हफ्ते पहले जो इसमें मुलजिम पक्ष है उसकी पत्नी ने सुसाइड किया था और वही बातें हैं कुछ, उसको लेकर ही उसने आज इस तरह से उसके ऊपर हमला किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 का ऐलान करेंगे। रैंकिंग का ऐलान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य शिक्षा मंत्री संजय शमरो धोत्रे की मौजूदगी में किया जाएगा। इस साल की ARIIA 2020 रैंकिंग का ऐलान कोरोना महामारी के कारण वर्चुअली होगा। समारोह में सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और उच्च शिक्षा संस्थानों के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसे AICTE और मंत्रालय की इनोवेशन इकाई की ओर से लागू किया गया है। रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों में इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित छात्रों में विकास को सिस्टमैटिक ढंग से दर्शाया जाता है। ARIIA 2020 में 6 पुरस्कार श्रेणियां होंगी, जिनमें केवल महिलाओं वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक विशेष श्रेणी भी शामिल है। इस विशेष श्रेणी का उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना और इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में लैंगिक समानता लाना है।
इसके अलावा अन्य 5 श्रेणियां हैं: केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान, राज्य द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान, निजी या डीम्ड विद्यालय, निजी संस्थान। वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 29 पायदान की छलांग लगाई है। भारत 2014 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, जबकि 2019 में देश ने 52वां पायदान हासिल किया है। AICTE का मानना है कि आने वाले वर्षों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई पहल के साथ वैश्विक नवाचार पर और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। नया भारत बदल रहा है और इनोवेशन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करके हमारे शिक्षा संस्थान इस बदलाव में भाग ले रहे हैं। ARIIA एक रूपरेखा है जो हमारी शिक्षा प्रणाली में हो रहे इस बदलाव का आकलन करता है। ARIIA रैंकिंग निश्चित रूप से भारतीय संस्थानों को देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सोच समझ को फिर से परिभाषित करने और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रेरित करेगी। पिछले साल ARIIA 2019 के दौरान सार्वजनिक वित्त पोषित में शीर्ष 10 संस्थानों और निजी और स्वयं वित्त पोषित श्रेणियों में 5 संस्थानों की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त संस्थानों को सम्मानित किया था। मैनपुरी के गांव गुराई सरकारी गौशाला में गायों की मौत का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, CDO ईसा प्रिया, SDM सदर, SDM गिरोर और पशु चिकित्सकों की टीम लेकर मौके पर पहुंचे। डीएम ने मौके का निरीक्षण किया और वीडियो वायरल को फर्जी बताया। कहा कि गौशाला में 1 गाय की मौत हुई है और 5 गाय बीमार हैं जिनका उपचार चल रहा है। उन्होंने वीडियो के जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि ओछा थाना क्षेत्र के गुराई गौशाला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कई गायों की मौत होने और कई के बीमार होने की जानकारी दी गई थी। गौशाला में इंतजाम न होने और गायों के भूखे मरने की बात कही गई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। सोमवार को डीएम अपनी टीम के साथ गौशाला पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि वीडियो साजिश के तहत बनाया गया है, सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने CDO को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने यह भी जानकारी दी कि गौशाला में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सिर्फ 1 गाय की मौत हुई है, जबकि 4-5 गाय बीमार हैं जिनका उपचार चल रहा है। लोगों ने वीडियो के आधार पर गौवंश की दुर्दशा पर नाराजगी जताई। इस गौशाला की देखरेख गुराई के प्रधान पंचायत सचिव द्वारा की जाती है। आरोप है कि गौवंश की हालत बेहद खराब है। डीएम ने भले ही वीडियो फर्जी होने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि गौशाला में गोलमाल होता है। यहाँ 18 कर्मचारी रखे गए थे, इनमें से 9 मानदेय न मिलने के चलते गायब हो गए हैं। शेष 9 कर्मचारियों को भी मानदेय नहीं मिला है। CBO साहब भी यहाँ पे हैं, SDM साहब भी हैं, CDO मैडम भी हैं। पूरे हमने विवेचना किया है, जितना हमारे तथ्य सामने आए हैं। यहाँ पे अगस्त माह में यानी 1 अगस्त से अब तक कल 1 गाय की मृत्यु हुई थी और बाकी यहाँ पे 5-6 गाय ऐसी हैं जो बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। VO साहब रेगुलर आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब रेगुलर आ रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया जो यहाँ पे लोग हैं कि साहब कुछ लोग 2-3 लोग आए थे यहाँ पे, उनका कहना था वो गाय लेना चाहते हैं, तो गाय देखने के बहाने उन्होंने जानबूझ के ऐसा वीडियो फर्जी बनाया गया है। ये प्रशासन की छवि खराब करने का प्रयास है। यहाँ पर हरा चारा भी है, भूसा भी है और डॉक्टर्स रेगुलर आ रहे हैं, सेक्रेटरी रेगुलर आ रहे हैं, सारी देखरेख कर रहे हैं। जो संसाधन जितने हैं यहाँ, क्योंकि फेंसिंग की हुई है, तो उसमें कई बार क्या होता है, गांव वाले जो आसपास के लोग हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं साहब ऐसी ये चीज़ें हैं। तो ये जानबूझ के किसी ने वीडियो बनाया है और पूरी इसकी जांच करा रहे हैं कि सच्चाई इसमें और इनके कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी मंशा है। जो हमने देखा है यहाँ पर अभी भी कई गाय ऐसी हैं जिनका इलाज रेगुलर चल रहा है, जो आपस में टक्कर वगैरह कारण हुआ है, बीमार हुई हैं, उनका इलाज रेगुलर चल रहा है यहाँ पे।
देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 55,079 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 27,02,742 हो गई है। वहीं इस दौरान 876 लोगों की कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 51,797 हो गई है। देश में इस वक्त 24.91% एक्टिव केसेस हैं। देश में इस वायरस को मात देने वालों की संख्या 19,77,779 हो चुकी है। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 73.18% हो चुका है। वहीं अगर बात मृत्यु दर की करें तो ये अभी भी 1.92% पर बना हुआ है। देश में इस वक्त 6,73,166 एक्टिव केसेस हैं। टेस्टिंग की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने का एक कारण टेस्टों की संख्या में आई तेजी को माना जा रहा है। ICMR के आंकड़ों के अनुसार 17 अगस्त को देश में सबसे ज्यादा 8,99,864 लोगों की कोरोना जांच की गई। वहीं अब तक कुल 3,09,41,264 लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं अगर बात करें कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की तो वो महाराष्ट्र है। एक्टिव केसेस में भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में 1,55,579 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर 84,777 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटका है, जहाँ पर 80,659 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। चौथे नंबर पर तमिलनाडु आता है, जहाँ 54,122 एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहाँ 50,893 एक्टिव केसेस हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने IIT समेत अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के सामाजिक समस्याओं पर शोध करने का आग्रह किया है। IIT दिल्ली के हीरक जयंती समारोह के उद्घाटन के मौके पर कल उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दुनिया में अगुवा बनने की विशाल क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमारी 50% से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। लिहाजा IIT के लिए आवश्यक है कि वे सस्ती और उपयोगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रामीण विकास के स्थायी समाधान निकालने पर अनुसंधान करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि IIT और दूसरे उच्चतर शिक्षण संस्थानों में होने वाले अनुसंधान समाज के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य समेत मानव जाति के सामने पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान खोजने पर इन शोध का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। Research at IITs and other higher education institutions must be relevant to society and focus on finding solutions to various problems faced by mankind, from climate change to health issues. Health, wealth, and also the happiness that comes out of more and more research, new ways, new ideas. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में शुमार IIT दिल्ली की सराहना करते हुए शोध और अनुसंधान क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत और निजी क्षेत्र के सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं की वजह से तकनीकी क्षेत्र में भारत के विश्व नेता बनने की अपार संभावनाएं हैं। The need of the hour is to impart quality education, convert this vast pool of educational manpower into highly skilled workforce in tune with the requirements of the digitally driven, knowledge-based 21st century. In fact, we have the capability to not only meet the requirements in the country, but many other nations, particularly those with the aging populations. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने IIT दिल्ली के हीरक जयंती चिन्ह और IIT दिल्ली 2030 विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि IIT दिल्ली ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और कई बड़े वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और शिक्षक भी दिए हैं। IIT Delhi has made a rapid stride in the last 6 decades and today is counted among the reputed institutions in the world. Just now we heard the report of the director about various achievements of this institute.
आईआईटी दिल्ली ने हीरक जयंती समारोह का आयोजन अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर किया है। 1961 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित होने के बाद इसे बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संशोधन अधिनियम 1963 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रखा गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने के फैसले पर मुहर लगाते हुए इसे अधिसूचित सोमवार की रात जारी अधिसूचना में बताया गया कि इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। सोमवार की रात जारी अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने पर अपनी मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक महिला की हत्या के 7 दिन बाद उसकी घायल बेटी का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें युवती ने चौंकाने वाला खुलासा किया। घायल बेटी के अनुसार मां की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिता की तहरीर पर युवती के प्रथम बयान में ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगाए गए थे। आपको बता दें कि थाना गिरोर क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती 9 अगस्त की रात घर के बरामदे में मां के साथ सो रही थी। रात को युवती से एक तरफा प्यार करने वाला आरोपी सिंटू उर्फ नंदकिशोर घर में घुस आया। उसने युवती की मां नारायणी देवी की सरिया से पीट कर हत्या कर दी। मां को बचाने के लिए दौड़ी युवती को भी घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घायल युवती को इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर पीड़िता का एक वीडियो वायरल हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि घटना के दिन मुख्य आरोपी के साथ 3 अन्य युवक भी थे, जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसकी आंखों के सामने ही मां की सरिया से पीट कर हत्या कर दी गई। वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस का कहना है कि मृतका के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय पीड़िता के बयान भी लिए गए थे। उसमें सिर्फ नामजद पर ही आरोप लगाया गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पद्म विभूषण से सम्मानित महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में सोमवार को निधन हो गया। वो 90 साल के थे। अपने 80 साल के संगीत के सफर में उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ तक कि पिछले साल एक ग्रह का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। पंडित जसराज ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जो कि 4 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। मेवाती घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित जसराज ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर को शास्त्रीय संगीत की सुरों से पिरोया था। वो अमेरिका और कनाडा में भी संगीत शिक्षा देते थे। उन्हें संगीत नाट्य अकादमी, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि 8 दशक से भी ज्यादा समय के शानदार सफर में उन्होंने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि प्रख्यात संगीतविद और गायक पंडित जसराज जी के निधन पर दुखी हूं। उनका निधन भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को आशीर्वाद दे। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि पंडित जसराज के निधन से भारत के सांस्कृतिक जगत में गहरा शून्य पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसी के चलते आज कानपुर जोन के एडीजी जय नारायण सिंह मंगलवार को इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि जनपद में मुहर्रम, गणेश विसर्जन जैसे त्यौहार आने वाले हैं और इसी त्यौहार को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है
उस गाइडलाइन का जनता पालन करे और जनपद में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। हमारी पुलिस भी लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। बैठक में जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है 22-23 तारीख से गणेश चतुर्थी, उसके बाद मुहर्रम का त्यौहार जो अपने 30 तारीख के संभावित है, 10वीं का, और आगे जैसा आपको सभी को दशहरा का त्यौहार। अब वर्तमान में कोविड-19 के जो निर्देश है उसके क्रम में इस बार सभी त्यौहार जो है मनाए जा रहे हैं। विशेष रूप से उसकी तैयारी, जैसा आप जानते हैं मुहर्रम में ताजिए का जो है जुलूस की परंपरा रही है। लोगों से अपील की गई है कि लोग इस बार कोविड-19 के जो है निर्देशों के तहत उसका पालन करते हुए सभी त्यौहार मनाएं। इसी संदर्भ में सभी थानाध्यक्षों की, क्षेत्राधिकारियों की और सभी राजपत्रित अधिकारियों की यहाँ बैठक की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के कार्य आचरण को लेकर के, विशेष रूप से अपने व्यवहार को लेकर के और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, कानपुर में जैसा आप सभी जानते हैं विक्रम कांड हुआ है, उसमें इस तरह के जो अपराधी हैं, इस तरह के जो पुलिसकर्मी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं विनय तिवारी जो थानाध्यक्ष थे जेल में हैं, तो इस तरह के जो पुलिसकर्मी हर जनपद में हैं, हर थाने में हैं, उनको चिन्हित भी करना है। ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित करना है। टॉप 10 के जो अपराधी हैं, पुनः आप जैसा मालूम है कि एक अभियान भी चलाया जा रहा है, उन्हें पुनः जो सक्रिय लोग हैं, निष्क्रिय लोग को हटा करके सक्रिय लोगों को देते हैं टॉप 10 में शामिल हर थाने के स्तर पर किया जाना है। तो उसकी समीक्षा आज मैं करूँगा। इसके बाद जनपद स्तर पर जो टॉप 10 के लोग हैं, उसमें जो दुर्दांत किस्म के अपराधी हैं, जो सक्रिय हैं, जो रिवार्डेड है, तो निर्देश दिया गया है, उसका पालन कितना हुआ है, इसको देखने के लिए आज मैं आपके जनपद में दूसरी बार आया हूं। और इसके साथ साथ जैसा हमने बताया, पुलिस की जो योजनाएँ हैं, काफ़ी कोरोना के कारण जो पुलिस कंटेनमेंट जोन में जो है काफ़ी इस जनपद में भी अपना संख्या है, काफ़ी पुलिसकर्मी उसमें भी लगे हुए हैं। तो हमारी काफ़ी योजनाएँ काफ़ी लंबित चल रही हैं, उसकी भी मैंने आज समीक्षा के लिए जो है यहाँ आया हूँ। इन सभी बिंदुओं को जो है आज सम्मिलित करते हुए आज गोष्ठी की जाएगी। रुपयों के लेन देन में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन आरोपियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अपर जिला जज शक्ति सिंह ने आरोपियों को सजा सुनाई है। इससे पूर्व 12 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई थी। अपर जिला जज ने सुनवाई के बाद 7 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दरअसल ये मामला मैनपुरी के बेवर कस्बा के छिबरामऊ रोड के छिबरामऊ चुंगी का है। 11 जनवरी 2013 को रुपयों के लेन देन को लेकर फायरिंग की गई थी। फायरिंग में बेवर निवासी साहेब आलम की मौत हो गई थी। 2 अन्य तबस्सुम और शहंशाह आलम निवासी काजी टोला घायल हो गए थे। उस समय परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संजीव चौहान, उत्तम सिंह, सोनी भदौरिया, रवि चौहान, प्रदीप चौहान, अंशु बैस और हेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करके बेवर पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया था। बाद में संजीव चौहान को छोड़कर सभी को जमानत मिल गई थी। गुरुवार को अपर जिला जज शक्ति सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी की और 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2013 में ये कुछ पैसे के लेन देन की वजह से झगड़ा बेवर कस्बा में हुआ और जिस समय पंचायत तय थी उस समय लोग नहीं आए और उसके बाद विरोधी पक्ष आया, उत्तम सिंह वगैरह, और उन्होंने आके जहाँ पर बात जो ट्रायल और जो मृतक थे उनके टेंट हाउस पे आके हमला करके एक्सोर्टेशन करके और उन्हें गोली से चोटें पहुंचाई, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। एक व्यक्ति मौके पर ही मर गया, जिसमें आज जो है 7 एक्यूज को आजीवन कारावास की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना। इसके अलावा भी कोविड में बहुत सारे यहाँ से कनेक्शन हो रहे हैं कंटिन्यूअस और
काफ़ी कानून व्यवस्था के लिए जो भी संभव हो सकता है वो हमारे स्तर से या अभियोजन के स्तर से बराबर निरंतर प्रयास किया। मैं एडीजीसी मुकुल रायदादा, मैंने इस केस में अभियोजन की तरफ से माननीय न्यायालय में तहरीर की है। ये घटना 11 जनवरी 2013 की है, जिसमें संजीव चौहान, उत्तम सिंह, सोनू भदौरिया, प्रदीप चौहान, अंशु बैस, हेम सिंह, रवि चौहान एवं संजीव चौहान, इन 7 लोगों के द्वारा साबे आलम, तबज्जुल और अफसर अली, जो कस्बा बेवर के निवासी थे, इनके ऊपर पुराने पैसे के लेन देन को लेकर वो जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिससे साबे आलम के सर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तबज्जुल और अफसर अली भी इस गोलीबारी में इंजर्ड हुए थे, जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष M.A. काजी द्वारा विवेचना की गई और माननीय न्यायालय में उन्होंने आरोप पत्र प्रेषित किया, जिसका विचारण माननीय न्यायालय में हुआ एवं छठे ADJ 6th कोर्ट में, जिसमें कि शक्ति सिंह जी न्यायाधीश हैं, उन्होंने 14 तारीख को इसमें सभी अभियुक्तों को गिल्टी होल्ड किया था और आज इन लोगों की सजा पर आर्गूमेंट के लिए डेट फिक्स थी। आज जब इसमें सजा के लिए आर्गूमेंट हुआ तो अभियोजन की तरफ से मैंने अधिकतम सजा की गुजारिश की, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने सभी 7 अभियुक्तों को 7 साल की सजा और उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। वही अगर हम बात करें तो ये 7 लोग जो अभियुक्त थे, जी उसमें जेल जाने के बाद कितने लोगों की जमानत के लिए बाहर? इसमें संजीव चौहान के अतिरिक्त जो शेष 6 अभियुक्तगण थे, इनकी माननीय उच्च न्यायालय से जमानत हो गई थी और ये लोग इस समय बाहर थे। और जैसे ही इन लोगों को दिनांक 14 को गिल्टी होल्ड किया गया था, उसके बाद इनको न्यायिक परीक्षा में ले लिया गया था और आज इन सभी लोगों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। मथुरा में सोमवार को हुई चांदी लूट की घटना के बाद मंगलवार सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों के पास से लूटी हुई चांदी बरामद हुई है। मथुरा पुलिस ने 24 घंटे में 91 किलो चांदी लूट का खुलासा कर दिया। वहीं मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। आपको बता दें कि मथुरा के हाईवे रोड लिंक पर सोमवार बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। हथियारबंद बदमाशों ने लक्ष्मी नगर के निकट सराफा कारोबारी के नौकर से 91 किलो चांदी लूटी थी। लूटी गई चांदी की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। नौकर स्कूटी से चांदी से बने जेवरातों को लेकर दुकान पर जा रहा था। 2 बाइकों पर सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर स्कूटी सवार नौकर को धक्का दे दिया और स्कूटी सहित चांदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस नाकेबंदी कर बदमाशों की खोज में जुटी थी। वहीं IG आगरा A सतीश गणेश भी पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। देखिए, ऐसा है कि कोतवाली क्षेत्र में मथुरा के कल एक घटना हुई थी, जिसमें एक चांदी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मी के साथ घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी चांदी लूट ली गई थी बदमाशों के द्वारा। आज प्रातः पुलिस को ये जानकारी मिली कि कुछ बदमाश इस रूट से जाने वाले हैं, तो पुलिस ने घेराबंदी करी, जिसमें 2 बदमाश एंगेजमेंट में घायल हुए। प्रारंभिक तौर पे उनसे पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये वही बदमाश थे जो कल चांदी वाली घटना में सम्मिलित थे। उनसे बाकी डिटेल्स और इंटरोगेशन किया जा रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही है और फील्ड यूनिट को हमने मौके पे बुलाया है। मौके पे भी काफ़ी चांदी जो है वो बरामद है। टोटल जो डिटेल्स हैं, क्या क्या कितनी चांदी गई थी, कितनी चांदी बरामद हुई है और कौन कौन बदमाश इसमें शामिल थे, ये सारा कार्य जो है अभी भी लगातार हमारी कई टीमें सक्रिय हैं, काम कर रही हैं फील्ड में
और मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही देर में मतलब आप लोगों को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए औपचारिक रूप से बुलाया जाएगा और सारा विवरण आपके सामने रखा जाएगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि अभी मतलब 2 बदमाश इसमें घायल अवस्था में हैं, तो उनसे अभी हम लोग डॉक्टरों से राय लेने के बाद उनसे पूछताछ करेंगे। घटनाक्रम, रेकी किसने करी थी, कहाँ पे इकट्ठा हुए थे, कैसे इन्होंने योजना बनाई, ये सारी बातें जो है हम लोग आपके सामने विस्तार से जब औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी तो उसमें आपके सामने रखा जाएगा। ये मैं इसका पूरा श्रेय जो हमारी टीम है, इन्होंने पूरी रात काम किया है और ये बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की जो ऑपरेशंस जब समय से की जाती है तो उसका बड़ा असर बदमाशों के हौसलों को पस्त करने पर पड़ता है।